लॉग इन और लॉग आउट क्या है? लॉग इन एंड लॉग आउट क्या है? तो लॉग इन जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो सभी प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन हो जाते हैं, जिसमें कि नए यूजर द्वारा पुनः लॉग इन किया जा सकता है। लॉग आउट क्या होता है? लॉग आउट आपका कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाती है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट क्या है? वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकलन से होता है, जिसे www, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे आरंभ की फाइल या होम पेज कहते हैं। एक संस्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उनके वेबसाइट को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, उनके पते का होम पेज देते हैं, उनके पते का होम पेज देते हैं जो साइट होती है, और होम पेज से तुम्हें उसके सभी अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए IBM के लिए वेबसाइट के होम पेज का पता http www.ibm.com के रूप में दिया जाता है, और होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है, और IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर होगा विंडोज एक्सप्लोरर पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडोज 9598 ME में विंडोज एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल एवं व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज XP में विंडोज एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, विंडोज XP में विंडोज एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, उसमें इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है। किससे लिया जाता है? माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। स्क्रॉल बार, तो उत्तर होगा एक किसी विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन हैं। जो सूचना में हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है, उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसे विंडो में दिए होते हैं जिसमें विंडो के छोटे आकार के कारण सभी सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती, उसमें स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। स्क्रॉल बार दो प्रकार के हो सकते हैं। स्क्रॉल बार दो प्रकार के हो सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज, जिसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में दाएं या बाएं जाने के लिए किया जाता है या बाएं से दाएं जाने के लिए किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो देखिए उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधक का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्चुअल परिभाषा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों रिसोर्सेस के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली की विभिन्न आगत
जिसे इनपुट कहते हैं, निर्गत आउटपुट इकाई, केंद्रीय संसाधक इकाई व स्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन का प्रबंध करता है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखिए, प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन इत्यादि करना होता है। अगला प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम लिखिए और इसकी विशेषताएं संक्षेप में बताइए। रोम क्या है? देखिए, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यह एक क्या है? स्थायी स्मृति है। यह एक स्थायी स्मृति है। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह संग्रहित कर दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, रोम में संग्रहित निर्देश समूह परिवर्तित या नष्ट किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यह नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। पॉइंट नंबर 5, विद्युत आपूर्ति बंद होने या कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है, यह सेमीकंडक्टर चिप होती है। क्या होती है? यह सेमीकंडक्टर चिप होती है रोम। और रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को स्थायी होने के कारण रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मवेयर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। अगला पॉइंट है कि रोम में व इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है कि इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए। कि इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर के ज्ञान हेतु दोनों की अवधारणा को जानना आवश्यक है। देखिए, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ही होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे तथा नज़दीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट आते हैं। इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता है, ये बूंदें अक्षर बनाती जाती हैं और स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में परिवर्तित करके उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है और इसे स्याही की बूंदें दबाव से प्रिंट हेड से कागज पर गिरती हैं तथा अक्षर या आकृति बन जाती हैं। इनसे छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी धीमी होती है और ये प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं, इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली है। लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली है। ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज़ पर छापते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है। सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। कितना छापता है? 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। और लेजर प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की तरह होती है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है और किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है और प्रिज्म घूमता रहता है और लेजर किरण परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती है तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु उत्पन्न होता है और इस तरह बेलन पर अक्षर
उकेर या उभार लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं और तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी स्थायी नहीं होते हैं और कागज को थोड़ी गर्मी मिलते ही ये पिघल कर कागज पर स्थायी रूप से चिपक जाते हैं। और पाउडर टोनर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक आते हैं। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। पेन ड्राइव का अर्थ एक फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी तथा पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव की तरह कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर ये पीसी से बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ती है। इस युक्ति की संकलन क्षमता जो 16 GB से 64 GB या उससे अधिक होती है। यूएसबी पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति होती है। पेन ड्राइव का सामान्य प्रयोग इस प्रकार है। यह व्यक्तिगत फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त होती है। दूसरा पॉइंट है कि पेन ड्राइव डेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखती है। पेन ड्राइव डेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखती है। यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है जो सिस्टम के रखरखाव, ट्रबल शूटिंग तथा डेटा की भरपाई के लिए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। कंप्यूटर तकनीशियन कंप्यूटर के संभाल के वक्त तिथि तथा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। यह अनुप्रयोगों को चलाने तथा परिवहन में भी प्रयुक्त होती है जो कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जाती है। इसका उपयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने में भी किया जा सकता है जिसे कंपैटिबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिली जुली युक्तियों में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टोरेज यूनिट या स्मृति क्या है। स्टोरेज यूनिट या स्मृति क्या है? उत्तर होगा कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती हैं जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के काल में उसके अंतिम परिणामों को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव हो। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में अलग अलग हो सकता है और यह मेमोरी में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क होते हैं। मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की CPU को करना है और मेमोरी का वह भाग जो CPU के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग CPU द्वारा किया जा रहा है। अगला है सेकेंडरी भंडारण स्मृति। सेकेंडरी भंडारण मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा मौलिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्टोरेज स्मृति के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए पहला है आइकन प्रिंटर में होता है। आइकन प्रिंटर में होता है, ये कथन जो है गलत है। क्या है? गलत है, असत्य है। अगला है पावर ऑन ऑफ बटन। पावर ऑन ऑफ बटन CPU में होता है।
ये सत्य कथन है, हाँ ये सीपीयू में होता है। अगला कथन है कि एंटर बटन मॉनिटर में होता है। एंटर बटन जो होता है मॉनिटर में होता है, नहीं, ये कथन जो है असत्य है। क्या है ये कथन? असत्य है। और अगला है कि टाइटिल बार पर प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। टाइटिल बार पर प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, हाँ, टाइटिल बार पर प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। एक कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है कि खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड ख की सहायता से मिलान करके लिखिए। देखिए, खंड क का कथन और खंड ख दोनों कथनों को आपस में मिलान करके लिखना है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। खंड क में है कंप्यूटर की स्पीड। तो कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है? कंप्यूटर की स्पीड मेगा हर्ट्ज में होती है। किस में होती है? मेगा हर्ट्ज में। और कंप्यूटर की स्पीड का मिलान करेंगे आपका मेगा हर्ट्ज से। और बैक स्पेस से क्या होता है? अक्षर मिटाते हुए एक अक्षर पीछे आते हैं। बैक स्पेस से आपको अक्षर मिटाते हुए एक अक्षर पीछे आते हैं। रबर का बाल, तो रबर का बाल कहाँ होता है? माउस के नीचे के हिस्से में होता है। रबर का बाल माउस के नीचे के हिस्से में होता है। सिलेक्ट प्रयोग होता है माउस बटन को। किससे? माउस बटन को दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसे हम बोलते हैं सेलेक्ट। अगला प्रश्न है कि माउस के कार्य बताइए। माउस के कार्य निम्नलिखित हैं। माउस के कार्य, पहला नंबर, माउस की सहायता से किसी प्रोग्राम को खोलते हैं। दूसरा कार्य, माउस को इधर उधर सरकाकर माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में आवश्यकतानुसार घुमाते हैं। अगला पॉइंट है कि माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या बोला जाता है? ड्रैगिंग। और पर वह स्थान काला हो जाता है, जिसे सिलेक्ट कहते हैं। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर वह स्थान काला हो जाता है, जिसे सिलेक्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। अगला पॉइंट है पुनः एक बार माउस के बाएं बटन को दबाने पर विंडोज के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज खुला हुआ है या बंद है। कंप्यूटर में कितने प्रकार के कीज होते हैं? देखिए, कंप्यूटर में अग्र प्रकार की कीज होती हैं। पहला है कर्सर नियंत्रण कीज, दूसरा है फंक्शन कीज, तीसरा है टाइपराइटर कीज, चौथा आपका है न्यूमेरिक कीपैड, और पांचवा आपका है कैप्स लॉक, छठा आपका है शिफ्ट की, सातवां आपका है एंटर या रिटर्न की, आठवां है आपका डिलीट की, और नौवां आपका है बैक स्पेस की। अगला प्रश्न है कि सीपीयू में कितने बटन होते हैं? तो उत्तर होगा सीपीयू में 2 बटन होते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन और दूसरा होता है रिसेट बटन। पावर ऑन या ऑफ बटन, दूसरा आपका होता है रिसेट बटन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, पहला कथन है कथन नंबर क, विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यस। अगला कथन है कि माउस टाइपराइटर की तरह होता है। गलत। स्पीकर इनपुट यंत्र है। स्पीकर जो होता है क्या होता है? इनपुट यंत्र है। असत्य है, एक यहाँ असत्य होगा। स्पीकर आपका जो होता है इनपुट यंत्र नहीं है, स्पीकर आउटपुट यंत्र है। क्योंकि स्पीकर के द्वारा ऑडियो जो आवाज़ होती है वह आपका बाहर निकलता है, बाहर सुनाई देता है, तो इसे हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर इनपुट यंत्र है
ये स्पीकर इनपुट यंत्र है, ये गलत कथन, ये कथन जो है गलत लिखा गया है, तो इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य है। स्पीकर इनपुट यंत्र नहीं है, ये आउटपुट यंत्र है। यहाँ आपका होगा असत्य, ये इसमें गलत आपका दे दिया है। हार्ड डिस्क सूचना संग्रह के लिए प्रयोग होता है, हार्ड डिस्क सूचना संग्रह के लिए प्रयोग होता है, यस सत्य है, ये कथन जो है आपका सत्य है। अगला प्रश्न है कि सीपीयू का कार्य बताइए, सीपीयू का कार्य बताइए। देखिए सीपीयू प्रोग्राम के रूप में लिखे निर्देशों का एक क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न है कि सीडी का आकार एवं संग्रह क्षमता बताइए। तो उत्तर होगा यह वृत्ताकार प्लास्टिक की ऑप्टिकल डिस्क होती है और इसकी क्षमता 400 मेगाबाइट होती है। 400 मेगाबाइट का मतलब होता है 400 MB। अगला प्रश्न है कि मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग विशेषता सिस्टम में, मीडिया प्लेयर का प्रयोग विशेषतः सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने के लिए किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु भी कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है, और छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की सहायता से चलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है कि अपलोड का क्या अर्थ है। अपलोड क्या होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी, सूचना, आंकड़े का ग्राफ, टेक्स्ट, चलचित्र, वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण के देखने या सुरक्षित सेव करने हेतु नेट पर जाता है तो इस प्रक्रिया को अपलोड कहा जाता है। जब हम किसी फाइल को, वीडियो हो या टेक्स्ट हो या ग्राफ हो, जब हम नेट पर उस वीडियो को डालते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं अपलोड, उसे ही कहा जाता है अपलोड। अगला प्रश्न है कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क को साधारणतः वैन कहते हैं। इनमें दो कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों के बीच की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की दूरी हो सकती है। इसे वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकेंडों में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। तो उत्तर होगा ईमेल द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकेंडों में निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने की विधि लिखिए। तो सबसे पहले स्क्रीन पर नीचे की ओर स्टार्ट पर माउस से बाएं बटन दबाते हैं, माउस का जो है बायां बटन दबाते हैं। फिर मॉनिटर पर खुले विंडोज में प्रोग्राम पर जाकर बायां बटन दबाते हैं और इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर माउस का बायां बटन दबाते हैं। इस प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर स्क्रीन पर खुल जाता है। अगला प्रश्न है कि ईमेल भेजने की विधि लिखिए। तो ईमेल भेजने की विधि, सर्वप्रथम वेबसाइट खोलते हैं। क्या करेंगे, सर्वप्रथम वेबसाइट खोलते हैं और उसके दाहिने ओर वाले मेल बटन को माउस से क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही वह यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है और यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड लिखकर साइन इन बटन या एंटर बटन दबाते हैं, जिससे ईमेल खुल जाता है। और ईमेल खुलने के बाद कंपोज बटन क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, कंपोज बटन क्लिक करते हैं और सबसे पहले टू के आगे उस व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं जिसको संदेश भेजना है। इसके बाद संदेश टाइप करते हैं और उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है, इसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। अगला प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है। उत्तर होगा वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं।
कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्केप नेविगेटर इत्यादि। अगला प्रश्न है कि विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। तो उत्तर होगा, नए फोल्डर को बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती है। स्टेप नंबर 1, पहले डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। दूसरा स्टेप, इसमें मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना या मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। स्टेप नंबर 3, इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर का नाम लिखा दिखाई देगा। आप इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम टाइप करके नया फोल्डर, अपने नाम का फोल्डर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क लैन के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। लैन क्या होता है? तो देखिए, विस्तार के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार का होता है। विस्तार के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार का होता है। पहला है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसे संक्षेप में हम लैन बोलते हैं। ऐसे नेटवर्क किसी भवन या परिसर तक सीमित होते हैं, जिनमें तांबे या फाइबर ऑप्टिकल केबल्सों द्वारा समस्त कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। ऐसा नेटवर्क एक लैन 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर या नेटवर्क में जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों के बीच 20 या 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होती है। और ऐसे नेटवर्क में लगभग 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए 2 तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला है क्लाइंट सर्वर तकनीक, दूसरा है आपका पीयर टू पीयर तकनीक। पहला है क्लाइंट सर्वर तकनीक, दूसरा है पीयर टू पीयर तकनीक। दूसरा आपका है व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसे संक्षिप्त में बोला जाता है वैन। इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क परस्पर संबंध होते हैं। ये नेटवर्क विशाल आकार के भूमंडलीय क्षेत्र में फैला होता है। सामान्यतः यह पारस्परिक दूर संचार लाइनों पर आधारित होता है। तीसरा आपका है मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन बोला जाता है। यह भी एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है, किंतु इस नेटवर्क की स्थापना सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए नहीं की गई, वरना इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहरों या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्कों को विशिष्ट कारणों से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS है और विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी डेटा को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग हेतु संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी, लाइब्रेरी में पुस्तकों की जानकारी, म्यूजिक स्टोर में गानों की एल्बम की जानकारी इत्यादि को इस सॉफ्टवेयर के द्वारा व्यवस्थित कर उपयोग में लाया जा सकता है। और जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डेटाबेस कहलाता है। और एक्सेस में डेटाबेस टेबल के रूप में होता है और इस टेबल की पंक्तियां रिकॉर्ड्स कहलाती है तथा स्तंभ फील्ड्स कहलाते हैं। इस फील्ड्स पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड्स में डाली जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर होगा, कंप्यूटर के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां निम्न प्रकार हैं। पहला है कंप्यूटर का एक अलग से कमरा होना चाहिए। कंप्यूटर का एक से अलग कमरा होना चाहिए और कंप्यूटर को सूखा व धूल रहित वातावरण में रखना चाहिए। कंप्यूटर में मेन पावर सप्लाई को बंद करने से पहले कंप्यूटर को शट डाउन करें
और मॉनिटर, सिस्टम यूनिट एवं प्रिंटर को स्विच ऑफ करें। अगला पॉइंट है कंप्यूटर के आसपास खाद्य सामग्री न रखें, क्योंकि कीबोर्ड पर पेय पदार्थों के गिरने से वह स्थायी रूप से खराब हो सकते हैं। अगला है कीबोर्ड के बटन को बहुत जोर से न दबाएं और माउस को अधिक नमी में न रखें। अगला पॉइंट है कि दीवार व कंप्यूटर के बीच की दूरी रखें, जिससे हवा का संचालन हो सके। अगला प्रश्न है कि मॉनिटर का उपयोग बताइए। मॉनिटर का उपयोग बताइए। देखिए, मॉनिटर कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या परिणाम देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक टीवी के समान पर्दे स्क्रीन वाला उपकरण होता है। इसकी स्क्रीन एक कैथोड रे ट्यूब होती है और मॉनिटर पर बनी आकृति बहुत से छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है, जिन्हें पिक्सेल कहा जाता है। और मॉनिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है श्वेत श्याम मॉनिटर, दूसरा है रंगीन मॉनिटर। तो देखिए, जिसे श्वेत श्याम मॉनिटर को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर, और रंगीन मॉनिटर को बोलते हैं कलर मॉनिटर। तो रंगीन मॉनिटर रेड, ग्रीन, ब्लू प्रकार का होता है और कंप्यूटर में प्राप्त रैम उपलब्ध होने पर मॉनिटर 8 से 16 लाख रंगों को डिस्प्ले कर सकता है। अगला प्रश्न है कि स्टार्ट मेन्यू के उपयोग बताइए। स्टार्ट मेन्यू के उपयोग बताइए। देखिए, स्टार्ट मेन्यू के उपयोग निम्नलिखित हैं। पूर्व में उपयोग में लाए गए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से किसी डॉक्यूमेंट को खोलने में इसके लिए पहला टास्क बार की स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। टास्क बार की स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। दूसरा, खुलने वाले स्टार्ट मेन्यू में डॉक्यूमेंट को पॉइंट करते हैं। तीसरा, खुलने वाले सब मेन्यू में इच्छित डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। और प्रिंटर आइकन या शॉर्टकट पर डॉक्यूमेंट आइकन को ड्रैग करते हुए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में इसके लिए यदि आवश्यक हो तो प्रिंटर फोल्डर को ओपन करते हैं या प्रिंटर या इसके शॉर्टकट आइकन पर डॉक्यूमेंट आइकन को ड्रैग करते हैं और डॉक्यूमेंट जिस एप्लीकेशन पर बना है वह खुल जाएगा और डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी फोल्डर को किस प्रकार खोला जाता है। किसी फोल्डर को किस प्रकार खोला जाता है? तो उत्तर होगा विंडोज में फाइलों को इधर उधर करने, नकल करने या अन्य क्रियाएं करने के लिए हमें प्रायः फोल्डरों को खोलने की आवश्यकता होती है। यदि फोल्डर डेस्कटॉप पर बना है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह डेस्कटॉप पर दिखाई पड़ेगा और उस आइकन को डबल क्लिक करके फोल्डर को खोल सकते हैं। लेकिन यदि फोल्डर डेस्कटॉप में नहीं है और किसी और फोल्डर में है तो उसका आइकन डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं पड़ेगा, वह आपको ढूंढकर खोलना पड़ेगा। ऐसे फोल्डरों को खोलने की विधि निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट है आपका कि डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर के आइकन को डबल क्लिक कीजिए और इससे माई कंप्यूटर की विंडो खुल जाएगी और जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क का एक एक आइकन अवश्य होगा। और इस विंडो में उस ड्राइव को डबल क्लिक कीजिए जिसमें आपका फोल्डर है और इसके आइकन को डबल क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर उस ड्राइव की विंडो खुल जाएगी और जिसमें उसकी डिस्क पर बने हुए सभी फोल्डरों तथा फाइलों का एक एक आइकन दिखाई देगा। और इस विंडो में यदि आपका फोल्डर या उसका प्रतीक दिखाई दे रहा है तो आप उसे डबल क्लिक करके खोल लीजिए। आवश्यक हो तो उस विंडो को स्क्रॉल करके अपना फोल्डर ढूंढिए। यदि वह फोल्डर उनमें न हो तो आपको सोचना चाहिए कि वह किसी और फोल्डर में तो नहीं है और आप उस पर डबल क्लिक करके खोल लीजिए और अपना इच्छित फोल्डर ढूंढिए। इस प्रकार फोल्डरों को खोलते हुए आप इच्छित फोल्डर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी फोल्डर को ठीक ऊपर वाले फोल्डर पर जाना चाहते हैं तो उस विंडो के टूल बार में अप बटन को क्लिक कीजिए। अगर एक फोल्डर से ऊपर वाले फोल्डर में जाना चाहते हैं
तो अप बटन को क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। डेस्कटॉप में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं। पहला, स्टेप नंबर 1, अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए और इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। स्टेप नंबर 2, इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना या मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा और इस झरना या मेन्यू फोल्डर को विकल्प को क्लिक कीजिए, आपका न्यू फोल्डर नेम लिख के आ जाएगा। आप उसको रीनेम करके, एडिट करके आप उस फोल्डर के जगह आप अपने मर्जी से फोल्डर का नाम रख सकते हैं और एंटर बटन दबाने पर आपका फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा।